हेलो एवरीवन। मॉर्निंग में 9:45 का एक नया बैच शुरू होने वाला है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल बेसिक से। और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ा बहुत आता है कि आई एम अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, थोड़ा बहुत भी आता है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर लो। और कुछ ही टाइम में यू विल सी विजिबल इम्प्रूवमेंट्स इन योर सेल्फ। फ़ीस भी कोई मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप सब लोगों को पता ही है, राइट। और जो लेवल की जिस तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ, जितना अच्छा मैं पढ़ा सकता हूँ, आई एम गोइंग टू डू दैट एंड आई हैव टॉट मैनी स्टूडेंट्स एंड दे आर डूइंग वेरी गुड नाउ। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से जो लोग आए हैं, इट ओनली डिपेंड्स, मैक्सिमम इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ सीरियसनेस यू हैव अबाउट दिस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं एंड वील ट्राई टू डिकोड द सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स। चलिए, पहला सेंटेंस, सलमान हमारे लिए सच में एक झंझट था। अब इंग्लिश में एक वर्ड होता है न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है सरदर्द, झंझट, परेशानी, राइट। तो वहाँ पर हम इस टर्म को यूज़ करते हैं। तो न्यूसेंस जो होता है वो एक नाउन की तरह काम करता है, मतलब किसी चीज़ का नाम होता है, काइंड ऑफ न्यूसेंस, राइट। तो इसने बोला कि सलमान हमारे लिए सच में एक झंझट था। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। सो सलमान वॉज, यहाँ पर रियली का हमने यूज़ किया है सच में वाले सेंस के लिए। रियली का मतलब काफ़ी या बहुत के सेंस में भी जाता है, राइट। इसके अलावा सो और टू का भी यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ समझा दूँ मैं यहाँ पर, जैसे कई बार मैं ये बोलता हूँ कि इट इज़ टू स्वीट या फिर इट इज़ सो स्वीट, दोनों में फ़र्क है। ये काफ़ी स्वीट है, हिंदी में तो सेम है, लेकिन सो का जब हम यूज़ करते हैं ना तो वो एक तारीफ़ के सेंस में जाता है। जैसे मैंने अगर ऑर्डर किया, मैंने कहा कि भाई प्लीज़ मेक दिस लस्सी अ बिट स्वीट, थोड़ा स्वीट बनाना। और जब मैंने उसको पिया, मैंने कहा इट्स सो स्वीट, तो ये मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि भाई बहुत बढ़िया, काफ़ी मीठी है, मज़ा आ गया। और अगर मैंने यहाँ पर बोला इट इज़ टू स्वीट, इसका मतलब है कि वो थोड़ा ओवर हो गया है, राइट। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इन अ नेगेटिव फॉर्मेशन, राइट। तो इसी तरीके से रियली काफ़ी के सेंस में आता है। सो सलमान वॉज रियली अ न्यूसेंस। तो सलमान एक सच में काफ़ी बड़ा, एक सच में सरदर्द बन गया था टू ऑल ऑफ अस। यहाँ पर फॉर नहीं लगाना है, टू लगाना है किसी चीज़ के लिए। जैसे मेरे हिसाब से चीज़ काफ़ी अच्छी है, वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, सो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, या फिर ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ये छोटे छोटे से प्रपोजिशनल के फ़र्क्स हैं, डिफरेंसेस हैं, जो हम प्रपोजिशन में पढ़ेंगे। तो अगर मैं इस पूरे सेंटेंस को देखूं तो सलमान वॉज रियली अ न्यूसेंस टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, हम सब के लिए वो एक सरदर्द बन गया था, एक झंझट बन गया था। ठीक है, मुझे लगता है कि वो अपनी सही राह से भटक गया था। अब यहाँ पर एक टर्म आती है टू गो अस्ट्रे, एस्ट्रे नहीं, टू गो अस्ट्रे। तो टू गो अस्ट्रे का मतलब होता है भटक जाना। एक्चुअली अगर मैं सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दीज सेंटेंसेस आर एक्चुअली सम मेड अप सेंटेंसेस, राइट। कुछ सेंटेंसेस, कुछ कॉन्टेक्स्ट सही होता है, बट आई ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दोज सेंटेंस आई कैन टीच यू इवन बेटर, एंड दोज सेंटेंसेस आर गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर you if you are investing your time, your energy, your data, right, watching these videos. So I think you should be getting something which is more productive for you, right. So instead of teaching you those simple sentences that you might already know, so I should be coming up with these sentences and these kind of pointers, phrases, phrasal verbs, vocabularies which might be more productive for you. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया है कि वो अपनी राह से भटक गया था। देखो, दो तरीके से राह भटकना होता है। एक तो लिटरल हो सकता है कि हम कहीं जा रहे थे एंड वी टुक अ डिटूर, और हम उस गलत रास्ते पर चले गए। वहाँ पर भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कि वी वर गोइंग टू अवर विलेज एंड वी वेंट अस्ट्रे, हम गलत रास्ते पर चल दिए। दूसरा, हम इसको जैसे थोड़ा सा थॉटफुली अगर मैं बोलूँ कि बचपन से उसके माता पिता ने उस पर ध्यान नहीं दिया था और वो अपना राह से भटक गया। सो हिज पेरेंट्स डिड नॉट पे अटेंशन टूवर्ड्स हिम एंड ही वेंट अस्ट्रे। ठीक है, या फिर आफ्टर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट बैड कंपनी ही वेंट अस्ट्रे। तो उस बुरी संगत से इन्फ्लुएंस होने के बाद ही वेंट अस्ट्रे, वो गलत राह पर चला गया। तो दिस सेंटेंस, दिस टर्म कैन बी यूज्ड बोथ वेज। ठीक है, तो आई थिंक ही हैड गॉन अस्ट्रे फ्रॉम हिज डायरेक्शन। मुझे लगता है कि वो अपनी राह से, अपने डायरेक्शन से भटक गया था। ठीक है, डन। तो ये पास्ट परफेक्ट में बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पास्ट की बात कर रहा है ये। ठीक है, कि सलमान हमारे लिए सरदर्द था। अब ये उससे पहले की कि मुझे लगता है कि शायद वो ऐसा हो गया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आई थिंक ना लगाऊं, सो ही माइट हैव
प्लस थर्ड फॉर्म, उस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा जो कि हमने मॉडल में सीखी थी। उसने रोज़ रोज़ हंगामा करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, क्योंकि कई सारे लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं, नहीं समझ पाते हैं। स्टार्ट प्लस आईएनजी कोई काम करना शुरू कर दिया, स्टार्ट प्लस आईएनजी कोई काम करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से स्टॉप प्लस आईएनजी कि कोई काम करना बंद कर दिया। लेकिन अगर मैं स्टार्ट के साथ आईएनजी ना लगाना चाहूँ और मैं अगर स्टार्ट के साथ टू लगा दूँ, जैसे ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी या फिर ही स्टार्टेड टू स्कोल्ड मी, तो दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर मैं सेम सेंटेंस बोलूँ ही स्टॉप स्मोकिंग, और अगर मैं स्टॉप के साथ टू लगा दूँ ही स्टॉप टू स्मोक, तो क्या ये दोनों सेंटेंस सेम है? नहीं, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हो जाएंगे। ग्रामेटिकली दोनों सही हैं, लेकिन मीनिंग दोनों का बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि ही स्टॉप स्मोकिंग, इसका मतलब है कि उसने स्मोक करना बंद कर दिया, उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया। और ऑन दी अदर हैंड इफ़ आई से दिस सेंटेंस कि ही स्टॉप टू स्मोक, इट मीन्स कि वो रुका स्मोक करने के लिए। ठीक है, सो देर इज़ अ सटल नुआंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेज, वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेज थरली, राइट। तो स्टार्ट के साथ यू कैन डू दिस थिंग, यू कैन प्ले दिस ट्रिक विद स्टार्ट बट नॉट विद स्टॉप। तो उसने रोज़ रोज़ हंगामा करना शुरू कर दिया था। सो ही अब ऑलरेडी ये पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, ठीक है। तो ही हैड स्टार्टेड टू, हंगामा करना होता है टू क्रिएट अ रकस, हंगामा करना, शोर शराबा करना। तो सेंटेंस बना कि ही हैड स्टार्टेड टू क्रिएट अ रकस एवरी डे। अगर मैं यहाँ टू ना लगाऊं, सो ही हैड स्टार्टेड क्रिएटिंग अ रकस, ठीक है। एवरीडे दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। टू क्रिएट अ रकस, जैसे मैंने कहा कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो बच्चे क्लास में हंगामा कर रहे थे। सो व्हेन आई रीच्ड द स्कूल आई सॉ दैट स्टूडेंट्स वर क्रिएटिंग अ रकस इन द क्लासरूम। एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। सो वन डे ही इवन क्रॉस ऑल लिमिट्स, ठीक है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कोई ज़्यादा कुछ वैसा बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन का यूज़ उस ही वाले सेंस के लिए हुआ, ही इवन क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, उसने सारी हदें पार कर दी। हमारी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, ठीक है। इस सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं इसको लिटरल तरीके से देखूं, ठीक है, कि हमारी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो क्या चल रही थी? शूटिंग, राइट। द शूटिंग वॉज गोइंग ऑन फॉर अ फिल्म, ठीक है, फिर ऑफ आवर फिल्म, द शूटिंग वॉज गोइंग ऑन ऑफ आवर फिल्म, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। दूसरा, जिस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, वी वर शूटिंग अ फिल्म या फिर वी वर शूटिंग फॉर अ फिल्म, दोनों सही है, ठीक है। हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, राइट। और वहाँ आकर उसने किसी से हाथापाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको लिटरल बनाऊँ कि वो वहाँ आया और उसने किसी से हाथापाई करनी शुरू कर दी, सो ही केम देयर एंड ही स्टार्टेड अ स्कफल विथ समवन, ठीक है। कोई काम करके, इस पर मैंने 9 पॉइंट्स अभी समझाए हैं पिछली कुछ पहले ही क्लासेस में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम डूइंग समथिंग, बिकॉज ऑफ डूइंग समथिंग, बाय डूइंग समथिंग, सिंपल आईएनजी भी आता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भी आती है, आफ्टर प्लस आईएनजी भी आता है, आप एंड भी लगाते हो। तो देयर आर मैनी वेज टू मेक सच सेंटेंसेस एंड एवरी वे इज़ नॉट सिमिलर। all these there are many differences in these pointers, ठीक है। और ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न। आपने कई बार देखा होगा, ओपनिंग द गेट आई सॉ दैट समवन वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, कि दरवाज़ा खोलकर मैंने देखा कोई बाहर खड़ा था, राइट। हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट टू माई होम, काम ख़त्म करके मैं घर चला गया था। बाय ज्वाइनिंग दीज क्लासेस आई हैव लर्न मैनी थिंग्स, इस क्लास को ज्वाइन करके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो इफ़ यू नोटिस, मैंने सारे सेंटेंसेस में हिंदी में कोई काम करके का सेंस लगाया, बट व्हेन आई ट्रांसलेटेड दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो आई यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स and these structures are actually the right ones here, and you are supposed to use these structures only. But what is the difference? If you don't understand, you will not be able to speak such sentences confidently, right? तो उसने वहाँ, अगर मैं इसको ऐसे ही बनाऊँ कि he came there and he started a scuffle with someone, he got into a scuffle with someone, he had a scuffle with someone, ये तीनों तरीके सही हैं। दूसरा तरीका इसने बोला है कि and he started a scuffle with someone, उसने किसी से हाथापाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हाथापाई करने को हम क्या बोलते हैं? टू गेट इनटू अ स्कफल, ठीक।
टू हैव अ स्कफल, यहाँ पर करना शुरू कर दिया तो स्टार्टेड अ स्कफल। अगर मैं बोलूँ ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू अ स्कफल भी बोल सकते हो, ठीक है, वो भी सेंटेंस सही होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही बना है, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म लगा दी है। हालांकि धीरे धीरे हमारी नाराज़गी ख़त्म हो गई। हालांकि के लिए मैंने क्या लगाया, ऑल दो। धीरे धीरे के क्या लगाया मैंने, ग्रेजुअली। हमारी नाराज़गी ख़त्म हो गई। अवर रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा तो वी डोंट हैव टू पुट एनी अननेसेसरी एस आफ्टर दैट, यू नो। सो अवर रिसेंटमेंट फेज्ड आउट, हमारी जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो गई। फेज़ आउट का मतलब होता है कोई चीज़ टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि भाई सीडी प्लेयर का यूज़ ना ख़त्म हो चुका है, द यूज़ ऑफ CD प्लेयर हैज़ फेज्ड आउट नाउ, या फिर दो CD प्लेयर्स वी यूज टू यूज़ अर्लियर हैव फेज्ड आउट नाउ, कि वो जो CD प्लेयर थे अब हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, वी नो लॉन्गर यूज़ दोज CD प्लेयर्स, ठीक है। सो ऑल दो ग्रेजुअली अवर रिसेंटमेंट फेज्ड आउट, कि धीरे धीरे जो हमारी नाराज़गी थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन ये बात अभी भी मेरे लिए एक रहस्य है कि उसे हुआ क्या था। अब यहाँ पर एक वर्ड का मैंने यूज़ किया, एनिग्मा, राइट, कि जो चीज़ समझ में ना आए, पल्ले ना पड़े, एक रहस्य, एक मिस्ट्री काइंड ऑफ, वो वाली थिंग, एक पहेली है ये मेरे लिए, राइट। जैसे मैंने बोला कि इट इज़ एन अनिग्मा हाउ दिस यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, कि भाई ये एक अनिग्मा है, एक रहस्य है, समझ में ही नहीं आती ये वाली बात कि ये जो यूनिवर्स है ये कैसे बना था। तो बार बार मैं समझाता हूँ कि ये जो छोटे छोटे से स्पोकन इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल द वर्ड्स, लर्न ऑल द वोकैबुलरीज, दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, चाहे वो ईडियम हो, फ्रेज़ हो, वोकैबुलरी हो, वो चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक। अगर आपको एक स्पेसिफिक, एक लिमिटेड इंग्लिश आती है तो यू आर नॉट गोइंग टू गो इन अ लॉन्ग रन विद दैट इंग्लिश। इन ऑर्डर टू एलिवेट योर इंग्लिश, in order to sound way more natural, in order to be more eloquent, articulate, you have to learn these things, and then only you will find yourself more confident, you will be able to express yourself more freely, eloquently, right? And this is really very important. Lots of people are there who know how to speak in English and they know how to frame sentences, but still they lag behind in vocabulary, and reason being they are not that confident, they don't get to express themselves in a proper way, ठीक है। तो यहाँ पर एनिग्मा वर्ड का यूज़ किया, तो अभी भी ये एक रहस्य है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, तो इट इज़ स्टिल एन एनिग्मा, या फिर इसने बोला इट स्टिल रिमेन्स एन एनिग्मा, बना हुआ है। यहाँ पर रिमेन में एस लगा हुआ है क्योंकि डस्ट छुपा हुआ है, वो चीज़ अभी भी बनी हुई है, इट रिमेन्स, इट स्टिल रिमेन्स एन एनिग्मा टू मी, मेरे लिए। फॉर नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू मी। उसको हुआ क्या था, पास्ट के पास्ट में जा रहे हैं ये सारी हरकतें जब हो गई तो उसको क्या हुआ था, सो वॉट हैड हैपन टू हिम, ठीक है। इस बात को हुए अब कई साल हो चुके हैं। ऐसा सेंटेंस जब भी आपके सामने आए कि ये काम किए हुए इतना वक्त हो चुका है, मुझे वहाँ गए हुए, देखो दो तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं। एक तो होगा कि मुझे वो काम किए हुए इतना वक्त हो चुका है, और एक होगा कि मुझे वो काम करते हुए इतना वक्त हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे जंक फूड खाते हुए 10 दिन हो चुके हैं, विच मीन्स खाते हुए, विच मीन्स कि मैं 10 दिनों से जंक फूड खा रहा हूँ। और दूसरा मैं कहूँ कि मुझे जंक फूड खाए हुए 10 दिन हो चुके हैं, इट मीन्स कि मैंने 10 दिन से जंक फूड खाया ही नहीं है। तो बोथ सेंटेंसेज आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो इसमें मैं क्या हरकत करूँगा अगर मैं कहूँ कि मुझे जंक फूड खाते हुए 10 दिन हो चुके हैं, हम इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, सबसे सिंपल तरीका, आई कैन मेक दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन, कि आई हैव बीन ईटिंग जंक फूड फॉर लास्ट 10 days, ठीक है। और दूसरा, इट हैज़ बीन 10 days सिंस आई हैव बीन हैविंग जंक फूड, ये बन गया। अगर मैं बोलूँ कि मुझे जंक फूड खाए हुए 10 दिन हो चुके हैं, तो एक तो तरीका ये है, बस ये थोड़ा सा अननेचुरल है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का मैं यूज़ कर सकता हूँ। इट हैज़ बीन 10 days टू मी हैविंग ईटन, या फिर हैविंग टेकन, हैविंग हैड जंक फूड। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सिंस के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ करूँगा मैं। इट हैज़ बीन 10 days सिंस आई हैड जंक फूड, सिंस आई एट जंक फूड, सिंस आई टुक जंक फूड। तो सिंस के साथ सेकंड फॉर्म लगा देंगे, लेकिन सेंटेंस शुरू होगा इट हैज़ बीन, इतना वक्त हो चुका है भाई, मुझे यहाँ इंतजार करते हुए 10 दिन हो गए हैं तुम्हारा। इट हैज़ बीन 10 days सिंस आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू हियर, राइट। तो इस बात को बीते हुए कई साल हो चुके हैं। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स सिंस दैट इंसिडेंट हैपन्ड, ये भी लगा सकते हो।
यार मेरे हिसाब से हैपन तो होना चाहिए था, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं है। सबकी लाइफ में ऐसे उल्टे सीधे दौर आते हैं, मतलब अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया मेरे हिसाब से, इन एवरीवन्स लाइफ, सबकी लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे के लिए हमेशा हम सच का यूज़ करते हैं, आई हैव टोल्ड दिस थिंग मैनी टाइम्स, राइट। ऐसे लोग, सच पीपल, राइट। तो ऐसे उतार चढ़ाव, सच अप्स एंड डाउन्स, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब आएगा डू, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, एक्शन आएगा कम, डू छुपा कम में, कम रह गया। तो इन एवरीवन्स लाइफ सच अप्स एंड डाउन्स कम, हर किसी की लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। लेकिन सलमान को तो मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया टर्म का यूज़ किया हुआ है, आई हैव गॉट अ गिव इट टू समवन, आई हैव गॉट अ गिव इट टू यू। स्पोकन इंग्लिश में नेटिव लोग तो इसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इवन इंडिया में भी पीपल हु आर गुड एट स्पोकन इंग्लिश दे यूज़ दिस टर्म, दे यूज़ दिस स्ट्रक्चर वेरी ऑफन, ठीक है। आई हैव गॉट अ गिव इट टू यू, कि भाई तुम्हें मानना पड़ेगा, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसने बोला कि आई हैव गॉट अ गिव इट टू सलमान, कि भाई सलमान को मानना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऐसे ही आता है। अब उसने खुद को बहुत ज़्यादा सुधार लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हुआ, उसने खुद को सुधार लिया है, लास्ट में या है ये है भी दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की साफ साफ फॉर्मेशन हम लोगों को दिख रही है। नाउ ही हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ, या फिर ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ अ लॉट नाउ, किसी भी तरीके से बना दो, दोनों तरीके से सही है। सो ही हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। उसको अब अपनी गलती का भी एहसास है, ठीक है। किसी चीज़ का एहसास होना, समवन इज़ अवेयर ऑफ समथिंग, आई एम अवेयर ऑफ माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास है, नाउ आई फील माई मिस्टेक, उस तरीके से। सो नाउ ही इज़ नाउ अवेयर ऑफ हिज ओन मिस्टेक्स, तो उसको अपनी गलतियों का पता है, उसको अपनी गलती का एहसास है, ठीक है। आर यू अवेयर ऑफ योर मिस्टेक्स, डू यू इवन फील दैट यू मेड मिस्टेक्स, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सो नाउ ही इज़ अवेयर ऑफ हिज ओन मिस्टेक्स, उसको अपनी गलतियों का एहसास है, और अब वो दूसरों को भी समझाता है कि गुस्सा बेकार की चीज़ है, दूसरों को भी समझाता है वो। नाउ ही इवन टीचेस अदर्स, दूसरों का जब भी सेंस आए तो अदर्स का यूज़ करना है, राइट। भाई दूसरे क्या सोचते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सो आई डोंट थिंक व्हाट अदर्स थिंक, ठीक है। या फिर इट डजेंट मैटर टू मी कि व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, थिंक अबाउट मी नहीं, थिंक ऑफ मी। ये थिंक के साथ अबाउट कहाँ लगेगा, ऑफ कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, ये चीज़ है ना सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर स्पोकन इंग्लिश। और ये उन लोगों के लिए हैं हु आर एक्चुअली एट एडवांस्ड और इंटरमीडिएट प्लस लेवल, यू नो। सो फॉर दोज पीपल दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। और इनका डिफरेंस मैंने अभी कल एक इंग्लिश मूवी ही देख रहा था, उसमें भी गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, मतलब द पर्सन हु वाज स्पीकिंग दैट वाज एक्चुअली अ नेटिव स्पीकर बट स्टिल ही वाज यूजिंग दिस थिंग इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए, सो नाउ ही इवन टीचेस अदर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया, वो दूसरों को समझाता है दैट एंगर इज़ अ यूजलेस थिंग, ये गुस्सा बेकार की चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेकार की चीज़, एंगर, फिर हेल्पिंग वर्ब आया इज़, अब वो क्या है, अ यूजलेस थिंग, ठीक है। थिंग का यूज़ करेंगे तो आपको आर्टिकल तो लगाना ही पड़ेगा, यहाँ अ लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि यूजलेस तो यू से शुरू हो रहा है तो एन आना चाहिए, एन यूजलेस, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोनाउंसिएशन ए आ ई ओ ऊ की होनी चाहिए, यूजलेस की प्रोनाउंसिएशन य से होती है, जैसे अम्ब्रेला है उसकी प्रोनाउंसिएशन अ से होती है तो उसमें हम एन लगाते हैं, लेकिन यूजलेस की य से होती है तो हम उसमें आ लगाएंगे, ठीक है। आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।